आज के वीडियो लेक्चर में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का जो मेन टॉपिक चल रहा है विनिश्चय की प्रक्रिया, उसका सब टॉपिक है प्रश्नमाला या परिप्रश्न। यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आदेश 11 के अंतर्गत कवर किया गया है। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत दो टॉपिक को क्लियर करेंगे। पहला प्रश्नमाला एवं परिप्रश्न, दूसरा है स्वीकृतियाँ। स्वीकृतियाँ आदेश 12 के अंतर्गत दी गई हैं और प्रश्नमाला या परिप्रश्न सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 11 के अंतर्गत कवर किया गया है। अब सवाल ये होता है कि जो परिप्रश्न होते हैं या प्रश्नमाला होती हैं, ये काम क्या आते हैं? प्रश्नमाला के माध्यम से क्या किया जाता है? तथ्यों का पता लगाया जाता है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि प्रश्नमाला क्या है? तो तथ्यों का पता लगाने के लिए मामले का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रश्नमाला जारी कर सकता है। तो कहने का मतलब है ये एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को जारी की जाती है क्वेश्चनरी के रूप में। ऐसी प्रश्नमाला कैसी होती है? लिखित होती है और उसे न्यायालय के माध्यम से, किसके माध्यम से? न्यायालय के माध्यम से जारी किया जाता है। जब विवाद के एक पक्षकार के द्वारा न्यायालय के सामने प्रश्नमालाएं पेश की जाती हैं तो न्यायालय के द्वारा ऐसी प्रश्नमाला का अवलोकन करने का अधिकार है। तो कहने का मतलब है कि जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रश्नमाला जारी करता है तो न्यायालय उनको देख सकता है और वो देखेगा क्यों? क्योंकि वो ये देखेगा कि ये जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मामले से सुसंगत हैं या नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि पूछे गए प्रश्न सुसंगत हैं या असंगत हैं, या पूछा गया प्रश्न आवश्यक है या अनावश्यक है। अगर न्यायालय को लगता है कि पूछा गया प्रश्न कैसा है? असंगत है या कलंकात्मक है या आधारहीन है या मानहानिकारक है, तो ऐसे प्रश्न को न्यायालय क्या करेगा? काट देगा। तब जाकर ऐसी प्रश्नमाला को प्रतिवादी अर्थात प्रतिपक्षी को जारी कर देता है। तो अब सवाल है कि क्या प्रश्नमाला में पूछे गए प्रश्न का विरोध करने का अधिकार प्रतिवादी को है या प्रतिपक्षी को है? तो इसका जो आंसर है वो है यस। ये दिया गया है आपके ऑर्डर 11 के रूल्स 8 में। लेकिन ऐसा विरोध या आपत्ति प्रश्नमाला जारी करने के कितने दिन की अवधि के अंदर? 7 दिन की अवधि के अंदर कर देनी चाहिए। अगर प्रतिपक्षी की तरफ से कोई विरोध या आपत्ति नहीं है तो प्रश्नमाला में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा और प्रश्नमाला के उत्तरों को 10 दिन, कितने दिन की अवधि? 10 दिन की अवधि में दिए जाने चाहिए। तो प्रश्नमाला में दिए गए उत्तर प्रतिपक्षी के द्वारा शपथ पत्र पर, किस पर? शपथ पत्र पर दिए जाते हैं। अब प्रश्नमालाओं पर आपत्ति कब कर सकता है? प्रश्नमालाओं पर आपत्ति की जा सकती है कि असंगत है या निंदात्मक है या सद्भावनापूर्ण नहीं है या व्यर्थ में परेशान करने वाली है। तो प्रश्नमालाओं पर क्या की जा सकती है? आपत्ति की जा सकती है। अब जो प्रश्नमाला होती है और प्रतिपरीक्षा होती है तो उसमें क्या अंतर है? इनके अंतर के बारे में देखेंगे हम। तो जो पहला अंतर है, प्रश्नमालाएं एक पक्षकार के द्वारा सुनवाई प्रारंभ होने के पहले जारी की जाती है। तो कहने का मतलब यह है जो प्रश्नमालाएं होती हैं वो एक पक्षकार के द्वारा सुनवाई जब प्रारंभ होती है उससे पहले ही जारी की जाती है, जबकि प्रतिपरीक्षा में जो प्रश्न सुनवाई के दौरान पूछे जाते हैं तो प्रतिपरीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सुनवाई के दौरान पूछे जाते हैं। नंबर दूसरा जो अंतर है, प्रश्नमाला के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे
अनुमति से पूछे जाते हैं, जबकि प्रति परीक्षा में प्रश्न न्यायालय के माध्यम से नहीं पूछे जाते बल्कि सीधे पूछे जाते हैं। तीसरा जो अंतर है, प्रश्नमालाओं में प्रश्न लिखित होते हैं। कैसे होते हैं? लिखित होते हैं, जबकि प्रति परीक्षा में प्रश्न मौखिक तौर पर पूछे जाते हैं। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के द्वारा या निर्देशन में इनको लिखा जाता है। चौथा जो अंतर है, प्रश्नमाला में पूछे गए प्रश्नों का जवाब लिखित रूप में और शपथ पत्र पर दिया जाता है, जबकि प्रति परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर शपथ पत्र पर नहीं दिए जाते, मौखिक दिए जाते हैं। पांचवा जो अंतर है, प्रश्नमालाएं मामले के पक्षकार को जारी की जाती हैं, जबकि प्रति परीक्षा में जो प्रश्न होते हैं न केवल पक्षकार से पूछे जाते हैं बल्कि साक्षियों से भी पूछे जाते हैं। तो अब जो दूसरा टॉपिक है वह है स्वीकृतियां, एडमिशंस। ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 12 के अंतर्गत कवर किया गया है। तो कहने का मतलब है कि जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के मामले या मामले के किसी तथ्य को स्वीकार करता है, तो स्वीकार किए गए ऐसे मामले या तथ्य के संबंध में पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नहीं होता है। स्वीकृतियां क्या हैं? मामले के विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनिस्तित्व के बारे में किसी व्यक्ति का कथन क्या कहलाता है? स्वीकृति कहलाता है। तो स्वीकृति के जो आवश्यक तत्व हैं वो है स्वीकृति एक क्या है? कथन है। स्वीकृति एक कथन होता है। कथन लिखित होता है अथवा मौखिक भी हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। स्वीकृति मामले के विवादक तथ्य या सुसंगत जो तथ्य होता है कि अस्तित्व या अनिस्तित्व का अनुमान इंगित करती है। स्वीकृति ऐसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है जिसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 18, 19, 20 में बताया गया है। अब साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 ये बताती है कि वे तथ्य जिनको स्वीकार कर लिया जाता है उनको साबित करने की आवश्यकता न्यायालय के समक्ष नहीं होती है। अब कौन सी बातें विवादक बनती हैं? विवादक के रूप में केवल वे बातें आती हैं जिसे एक पक्षकार अभिकथन करता है तथा दूसरा पक्षकार उसका प्रत्याख्यान अर्थात इनकार करता है। तो विवादक तो वही बनती हैं जो एक पक्षकार अभिकथन करता है और दूसरा क्या करता है? इनकार करता है। अगर प्रतिपक्ष किसी तथ्य को अस्वीकार करता है तो ऐसी अस्वीकृति स्पष्ट होनी चाहिए और शंका से रहित होनी चाहिए। अगर अस्वीकृति स्पष्ट नहीं है तो उसे स्वीकृति के रूप में मान लिया जाता है। स्वीकृति कैसे की जाती है? किसी बात की या तथ्य की स्वीकृति निम्न में से किसी भी पक्षकार से की जा सकती है, जैसे पक्षकारों के द्वारा एक दूसरे को दी गई सूचना, शपथ पत्रों के माध्यम से, प्रश्नमालाओं के माध्यम से, अभिवचन के माध्यम से, परीक्षा के दौरान स्वीकृति, दस्तावेजों के निष्पादन के द्वारा स्वीकृति। तो इस तरह आज के जो टॉपिक हैं, प्रश्नमालाएं किसके द्वारा जारी की जाती हैं, क्यों जारी की जाती हैं, और स्वीकृतियां, तो कहने का मतलब है कि किसी तथ्य को स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके संबंध में कोई विवाद ही नहीं होता है। तो ये 2 टॉपिक हमने आज क्लियर करे। थैंक यू।